हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इन दिस वीडियो वी ऑल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द important previous year questions and some numericals which are based on the chapter, and the chapter name is the human eye and the colorful world. तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। an old person an old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. If the defect of vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B are respectively R. देखिए, सवाल में आपसे पूछा है कि एक ओल्ड आदमी है, एक ओल्ड इंसान है और ही इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट caused बाय वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो हिंट दिए गए हैं कि एक ओल्ड इंसान है, एक बूढ़ा इंसान है और उसकी सिलियरी मसल्स वीक हो चुकी हैं। तो जब मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रहा था, हमने कई सारे आंखों के डिफेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें पहला था मायोपिया, फिर था हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद प्रेस बायोपिया, फिर एस्टिग्मेटिज्म और इसके बाद कैटरेक्ट भी हमने पढ़ा था और ग्लाकोमा जैसे डिजीज हमने पढ़ी थी। तो बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे, सवाल में कहा है कि ओल्ड पर्सन है, यानी कि एज के साथ उसकी सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो गई हैं। ऐसा कौन से आई डिफेक्ट में होता था? तो बच्चों, ऐसा होता था प्रेस बायोपिया में। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेस बायोपिया है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, प्रेस बायोपिया ऐसी बीमारी होती थी जिसमें सिलियरी मसल्स जो होती हैं आंखों की, वो वीक हो जाती है और उसके कारण जो हमारा लेंस है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, ना ही दूर की ना ही नजदीक की। यानी कि ऐसे इंसान की दूर की भी नजर कमजोर हो जाती है, पास की भी नजर जो है वो भी कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते थे। बायफोकल लेंस बच्चों सभी को याद होगा, इस प्रकार लेंस होता था जिसमें बाहर का जो एरिया होता था वो कनकेव के लिए होता था, यानी कि दूर के देखने के लिए, और बीच में यहाँ पर इतना हिस्सा होता था जो कि नजदीक का देखने के लिए होता था, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता था। ये वाला कनकेव लेंस होता था बच्चों, और अंदर वाला कन्वेक्स लेंस होता था। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सीबीएसई 2025 अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था आपका बोर्ड का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई form an image on a light sensitive screen which is called cornea, ciliary muscles, optic nerve and retina। देखिए, ये हमारी ह्यूमन आई होती थी और यहाँ पर आपका कोर्निया, कोर्निया के अंदर फिर आपका प्यूपिल होता था, फिर यहाँ पर लेंस होता था, है ना। और जब लाइट यहाँ से जाती थी, यहाँ पर आपकी ऑप्टिकल नर्व होती थी, और ये वाला जो इनसाइड एरिया होता था, ये जो स्क्रीन होती थी आंखों के अंदर की, ये जो बाउंड्री होती थी, इसी को रेटिना बोलते थे। और रेटिना के ऊपर ही फोटो सेंसिटिव सेल्स लगे होते थे, रोड्स एंड कोन्स लगे होते थे, और इन पर जब लाइट गिरती थी तभी इमेज बनती थी। तो यही आपसे सवाल में पूछा है कि भाई वो कौन सा हिस्सा होता है जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जिसके जिसके ऊपर गिरने से जो है इमेज बनती है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन क्या, कौन सा राइट आंसर रहेगा? दैट विल बी रेटिना। क्लियर है? अच्छा, रोड्स एंड कोन सभी को याद है क्या होते हैं? रोड्स वो सेल्स होते थे जो कि डिम लाइट को डिटेक्ट करते थे, और कोन्स वो सेल्स होते थे जो कि ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते थे। इंसानों के अंदर रोड सेल्स कम होते हैं, कोन सेल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम दिन में अच्छे से देख पाते हैं लेकिन अंधेरे में हमारा विजन अच्छा नहीं होता। जबकि आउल्स में, उल्लुओं में रोड सेल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से वो रात को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। क्लियर है बच्चों? ये सवाल 2024 में पूछा गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपके पास एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम को देख के हमें साफ पता चल रहा है कि एक डिफेक्ट है, जिसकी वजह से जो ये लेंस के कारण जो सारी लाइट रेज जो है वो इकट्ठा हो रही हैं, वो रेटिना से भी आगे चली गई हैं, यानी कि इस तरफ चली गई हैं। देखिए, आई से बाहर की तरफ चली गई हैं। तो बच्चों, ये कौन सा डिफेक्ट होता था, याद करो। तो सवाल में आपसे पूछा है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो डायग्राम से देखने से आपको ये पता चल रहा है, ये जो बीमारी है बच्चों, इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, इस बीमारी का नाम क्या है बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम ये भी बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब है ऐसे इंसानों को दूर का तो अच्छे से नजर आता है लेकिन नजदीक का अच्छे से नजर नहीं आता। ठीक है, होता किस कारण है? दूसरे पार्ट में आपसे ये पूछा है लिस्ट टू कॉजेस ऑफ दिस इफेक्ट। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया उन लोगों के साथ होता है जिनकी जो आंख है, जिनकी जो आईज है, वो नॉर्मल आंख तो आपकी कुछ ऐसे रहेगी। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल आंख है वो कुछ इस प्रकार स्पेरिकल शेप में रहेगी। लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका उनकी जो आंख है वो इस तरीके से थोड़ी सी टाइटन्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो दो रीजंस हो गए। पहला रीजन कि जो आई बॉल है, आई बॉल जो है एक तरीके से उसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के, जो लेंस है और ये जो ये वाला जो एंड है, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो नजदीक आने की वजह से इनकी जो आई बॉल है वो सिकुड़ जाती है, छोटी, मतलब एक तरीके से उसकी जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या कि इसकी वजह से जो लेंस है, लेंस जो है वो थिक हो जाता है, और लेंस थिक होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। तो दो कॉजेज क्या है? ये दो कॉज आप बता सकते हो। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्टिव विजन इज करेक्टेड। तो सिंपल सी बात है, इस विजन को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपके पास लेंस है, सॉरी ये आई है, यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है। अब क्या है, इसको नजदीक का दिखाई नहीं देता, इसका फोकल पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया है, इसको हमें वापस लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस आगे लगा देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस आगे लगा देंगे, इससे आपका विजन करेक्ट हो जाएगा। तो सपोज कीजिए अगर लाइट इस प्रकार आ रही होगी, तो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पर प्रॉपर रेटिना पर आकर आपकी इमेज मिल जाएगी। तो करेक्शन कैसे होगा? आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, विच इज ए कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है बच्चों? तो इससे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। क्लियर है? 2024 का पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नैरो बीम XY of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen PQ. Name the phenomena observed and state its cause. देखिए 2022 का पूछा गया सवाल है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रिज्म हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। प्रिज्म में हम समझते हैं जब भी एक्स वाई एक लाइट रे एंटर करती है, तो बच्चों ये इसका नॉर्मल होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी इसी पे ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो सपोज कीजिए ये इसका नॉर्मल है, ठीक, दिस इज द नॉर्मल। तो बाहर कौन सा मीडियम है सर? बाहर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ये एंगल आपको पता है, सभी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसे। तो क्या होता है, जैसे ही रेयरर से डेंसर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जब लाइट आएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी जानी तो ये चाहिए थी कुछ इस प्रकार, जानी तो कुछ इस प्रकार चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई, बैंड हो गई। तो बैंड होने की वजह से कुछ इस प्रकार बैंड हो जाती है। और फिर बैंड होने के बाद क्या होता है, फिर अब ये डेंसर से बाहर रेयरर की तरफ जा रही है। तो इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है बच्चों। तो फिर क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यानी कि वो इस प्रकार चली जाती है, इस प्रकार बेंड हो जाती है। और इसको जब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार हमारी इमरजेंट रे निकलती है और स्क्रीन PQ पर आकर जो है गिरती है। अब याद रखना बच्चों, डिस्पर्जन एक फिनोमेना प्रिज्म के अंदर होता है। जैसे ही व्हाइट कलर की लाइट अंदर की तरफ जाती है, तो फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और अंदर से जब वो बाहर निकलती है, तो क्या होता है, 7 कलर में ये व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है, जिसको डिस्पर्जन फिनोमेना बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी 7 लाइट आपको देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। और ये किस प्रकार होते हैं कलर, ये आपको पैटर्न भी याद होना चाहिए, विबग्योर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VIBGYOR,
B Y O R, V for violet, I for indigo, B for blue, Y for yellow, O for orange and R for red। बच्चों ये व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना ही डिस्पर्जन कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म की ये जो लेटरल सरफेस होती है इस एंगल से इस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है कि जब मीडियम चेंज होता है, यानी व्हाइट लाइट जो कि इन सातों लाइट का एक मिक्सचर है, ये जैसे ही रेयर मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है तो मीडियम चेंज होने की वजह से हर कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है, वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है और जिसकी वजह से ये सातों लाइट स्प्लिट हो जाती हैं। याद रखना बच्चों एक बात, जो रेड कलर होती है, रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ब्लू और इंडिगो और उसके बाद ब्लू की, फिर इंडिगो, उसके बाद वोलेट। ठीक है, तो याद रखना रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वोलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। बेंडिंग की बात करें, सबसे ज्यादा बेंडिंग जो होती है वो किस में हो रही है? आप जैसा कि ये जो बेंडिंग है सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में हो रही है? वॉयलेट कलर में हो रही है और रेड कलर में सबसे कम बेंडिंग होती है। ये बात आपको याद रखनी है। फिनोमिना का नाम क्या है? फिनोमिना का नाम है डिस्पर्जन। ये सारी चीज आप इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सीबीएसई 2022 का पूछा गया सवाल है। इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिशेस विद एज। ओके, कहता है एक इंसान है, उसकी देखने की जो क्षमता है, जो उसके आंखों की जो पावर है वो घट जाती है एज के साथ, यानी उम्र के साथ। ठीक, फिर सवाल में कहता है गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच कंडीशंस, ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई। ओके, तो सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बच्चों, उस इंसान को एज के साथ दिक्कत आई है, यानी कि उसकी सिलियरी मसल्स वीक हो चुकी हैं और उसे ना ही नजदीक का दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, और ना ही उसको दूर का दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, कौन सी बीमारी होगी? उसको होगी प्रेस बायोपिया। कौन सी होगी सर? प्रेस बायोपिया। ठीक है जी, कौन सी बीमारी होगी? प्रेस बायोपिया उसको बीमारी होगी बच्चों। क्यों होती है प्रेस बायोपिया बीमारी? एज के साथ, विद एज, एज के साथ जो आंखों की सिलियरी मसल्स होती हैं बच्चों वो वीक हो जाती हैं। कौन सी होती है सिलियरी मसल्स? अगर मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये हमारी आईज है और ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये आपका लेंस होता है बच्चों। लेंस के साथ कुछ मसल यहाँ पर कनेक्ट होती है इस प्रकार, इन मसल्स को सिलियरी मसल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इन मसल्स को सिलियरी मसल्स बोलते हैं और एज के साथ ये सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लेंस को अगर आपको कंप्रेस करना हो या एक्सटेंड करना हो वो पावर आंखों की खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को ना ही दूर का दिखाई देता है अच्छे से, ना ही पास का दिखाई देता है। ऐसे कंडीशन में हम बायफोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बायफोकल लेंस बच्चों किस प्रकार होते हैं? ये अगर आपका लेंस है तो इसमें कनकेव लेंस भी होगा और कुछ हिस्सा कन्वेक्स लेंस का भी होगा। सपोज करो आपने जनरली रियल लाइफ में भी देखा होगा, एज लोगों के साथ ये ज्यादा होता है। ये जो चश्मा का जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका सपोज करो कनकेव है और नजदीक का देखने के लिए यहाँ पर एक हिस्सा कन्वेक्स लेंस का भी बना दिया जाता है। तो इस लेंस का बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहले पार्ट में आपसे कहता है कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं इंस्टॉल्ड एट द एयरपोर्ट्स एंड द टॉप ऑफ द टोल बिल्डिंग्स वो रेड कलर के क्यों होते हैं? तो ये तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कारण है। देखिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है। लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जब आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो इन डस्ट पार्टिकल से वो लाइट रुकेगी नहीं, वो इनको चीर के ऐसे आगे निकल जाएगी और रेड कलर दूर से ही आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो पोल्यूशन, डस्ट, धूल मिट्टी या कोई भी गैस अगर सामने हो जिसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, उनको उनसे वो स्कैटर नहीं होगी और वो आगे की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से लाल कलर आपको दूर से दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसीलिए सारे खतरों के निशान रेड कलर के पाए जाते हैं।
ठीक है जी, क्लियर है। अगला सवाल है, कहता है द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड। कहता है जो आसमान है वो आपको डार्क नजर आता है जो बिल्कुल ऊंचाई पर चले जाते हैं। बच्चों इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो वहां पर एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है। एटमॉस्फेयर कम होने का मतलब क्या है कि हमारे जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो वहां पर होंगे नहीं। और अगर होंगे नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगी। भाई एक बात बताओ, जो स्काई है वो आपको नीला ब्लू क्यों क्यों दिखाई देता है? ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था पहले भी। स्काई जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और जब भी व्हाइट लाइट सन की इनके अंदर जाती है तो क्या होता है, जो सारी, बिकॉज 7 कलर का मिक्सचर है ये व्हाइट लाइट, तो ये 7 कलर जब इन डस्ट पार्टिकल से ट्रेवल करते हैं तो जो छोटी वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ जैसे कि वोयलेट हो गया, इंडिको हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये जो वेवलेंथ है, इस लाइट की जो वेवलेंथ है ये इन पार्टिकल से स्कैटर हो जाती है सभी डायरेक्शन में। लेकिन जो बड़ी वेवलेंथ है वो तो आगे निकल जाती है। तो ये स्कैटर हो जाती है यहाँ पर, इसलिए आपको स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जब आप आउटर स्पेस की बात करोगे या बिल्कुल ऊंचाई की बात करोगे, वहां पर इतना एटमॉस्फेयर नहीं होता, इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं होते। तो इसके कारण क्या होगा कि जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाएगी। स्कैटर नहीं हो पाएगी तो आपको वहां पर अंधेरा दिखाई देगा। सिंपल सी बात। अगले सवाल की तरफ पूछते हैं। कहते हैं द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। देखिए, सेम वही कंसेप्ट है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि ये दो चीजों का मिक्सचर होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होते हैं। सपोज करो पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हैं। चोक पाउडर आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे ही यहाँ से टॉर्च की हेल्प से लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी और क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और स्कैटर के कारण ये जो लाइट का पाथ है आपको यहां से विजिबल होगा। और ये जो पाथ विजिबल होगा इसी को ही बच्चों हम क्या बोलते थे, टिंडल इफेक्ट। याद करो, तो टिंडल इफेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही आ गया टिंडल इफेक्ट। कहता है व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, स्टेट 4 इंस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। देखो, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। कहता है पहले तो बताओ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, एक बात याद रखना, लाइट का पाथ विजिबल होना ड्यू टू स्कैटरिंग, यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, path of light is visible due to due to scattering of light by small particles, by small particles available available in the atmosphere is called Tyndall effect. Tyndall effect. कई सारे अब एग्जाम्पल इसके भर भर के एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो एक हमने बताया कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हमने, उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, टॉर्च से हमने लाइट जलाई और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे लाइट का पाथ आपको विजिबल नजर आएगा। ये एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा, जंगलों में आप जाओगे, जंगलों में भी आप इस चीजों को महसूस करोगे। मैंने लास्ट वीडियो में पिक्चर से भी रिप्रेजेंट किया था कि ये जो पेड़ लगे होते हैं, बहुत सारे जंगलों में लंबे लंबे पेड़ होते हैं और इन पेड़ के अंदर से ना आपको लाइट आती हुई बिल्कुल पाथ जो है वो आपको विजिबल दिखाई देगा। ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। आप एक अंधेरे कमरे के अंदर हो, बिल्कुल डार्क रूम है, डार्क रूम में एक रोशनदान जो है वो खुला हुआ है, वहां से आपको लाइट का पाथ आता हुआ विजिबल देखेगा। ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप टिंडल इफेक्ट के दे सकते हो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड ए ग्लास प्रिज्म, what happen when a narrow beam of monochromatic light and white light passes through glass slab and glass prism? देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
मैं दोनों का एग्जांपल आपको समझा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्लास स्लैब, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्लास स्लैब ले लेता हूँ और यहाँ पर हम ले लेंगे प्रिज्म। कहता है एक ग्लास स्लैब ली, एक प्रिज्म ली और दोनों में से हम लाइट पास करते हैं, एक बार मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक व्हाइट लाइट। तो दोनों में क्या क्या होगा चीजें वो हमको समझनी है। तो सबसे पहले मैं ग्लास स्लैब बना लेता हूँ। बच्चों एक ग्लास स्लैब है, एक कांच का बना हुआ एक तरीके से क्यूबोइडल शेप ही होती है जिसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक। तो बच्चों ये इसका नॉर्मल बना दिया यहाँ पर, ठीक। तो जैसे ही लाइट बच्चों यहाँ पर आएगी, सपोज करो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो, याद रखना बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनो जहां पर भी वर्ड आ जाए ना, क्रोम, क्रोम का मतलब लाइट होता है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ऐसी लाइट जिसकी सारी रेज एक ही सोर्स से निकली हो। सपोज करो ये हमारा बल्ब है, बल्ब से कई सारी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, तो इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल देंगे, सिंपल सी बात। तो कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास स्लैब पर पड़ती है तो क्या होगा। तो ये बाहर वाला रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया क्योंकि ग्लास की बनी है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो जैसे ही लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए एंगल आई है, तो अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और इस प्रकार बेंड होके यहाँ पर चली जाएगी, एंड सपोज दिस इज एंगल आर, ठीक है बच्चों। अब बेंड हो गई, जानी तो सीधी सीधी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर सीधी सीधी ड्रॉ भी कर लेता हूँ। इस प्रकार जाती है लाइट अगर ये मीडियम ना होता। अब क्या है, अब ये फिर दूसरी सरफेस की तरफ आ गई, ये इसका नॉर्मल हो गया सर, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं सपोज करो आई प्राइम। और अब ये लाइट रे जा रही है इस प्रकार, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एमरजेंट रे हो गया इस प्रकार। और ये जो शिफ्ट आता था इसी को हम क्या बोलते थे, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। ये लाइट चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो बच्चों चाहे ग्लास स्लैब के केस के अंदर चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, और चाहे हम व्हाइट लाइट पास करें, दोनों के दोनों केस में रिफ्रैक्शन ही होगा जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। व्हाइट लाइट अगर मैं ग्लास स्लैब से पास करूंगा तो 7 कलर में डिवाइडेड नहीं होगी। कारण क्या, क्योंकि ग्लास स्लैब की जो दोनों सरफेस हैं ये दोनों सरफेस पैरेलल है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, वहां पर स्प्लिटिंग होगी। तो चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो चाहे व्हाइट लाइट हो, दोनों की दोनों रिफ्रैक्शन करेगी, कोई लाइट स्प्लिट नहीं होगी। ये डायग्राम आपको बना के आना है। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या होता है ये बात याद रखना। तो प्रिज्म का भी डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एक बार मैं और बना देता हूं। देखिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ली हमने, ठीक है, ये इस प्रकार गई, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इसका नॉर्मल हमने बनाया इस प्रकार, सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल आई, ठीक। अब अगेन बाहर रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, दोनों की दोनों सरफेस किसी एंगल से बनी है जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस हो गई है। अब रेयरर से डेंसर में जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। इसको एंगल आर नाम दे दिया। और उसके बाद फिर डेंसर से रेयरर, इसका नॉर्मल भी बना देते हैं बच्चों। इसका नॉर्मल कुछ इस प्रकार होगा एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। एंड सपोज करो ये आपका आई प्राइम हो गया और इसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंट बोल देते हैं। तो बच्चों अगर प्रिज्म के केस में मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी यानी कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट जाएगी, तो वो इस प्रकार बेंड हो जाएगी, इस प्रकार एमर्ज हो जाएगी जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। लेकिन इन केस ऑफ व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास करेगी तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी इस प्रकार, जैसे कि मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस प्रकार वो 7 कलर में 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, जिस फिनोमिना को डिस्पर्जन बोलते हैं। तो प्रिज्म में आपको दो बात रखनी है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी तो सिंपल इस प्रकार आपकी लाइट रे बेंड होके एमर्ज हो जाएगी, और अगर व्हाइट लाइट आएगी तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, जिस फिनोमिना को डिस्पर्जन बोलते हैं। ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी थी, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं
कहता है मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपर मेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपर मेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। कहता है एक इंसान है, उसको हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जिस भी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है, इसका मतलब ऐसे इंसान को दूर का तो अच्छे से दिखाई देता है लेकिन पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता। इस बीमारी को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, फार साइटेडनेस। तो इसके करेक्शन के लिए क्या करना होता है, पहले भी बताया था, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस हमको लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हैं। ये हमारी आईज है, यहाँ पर ये आपका लेंस है, आई लेंस, और आगे हमने एक और कन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो जैसे ही लाइट आएगी, इस प्रकार अगर लाइट आएगी, ये कन्वेक्स लेंस जो होगा ये इस लाइट को कन्वर्ज कर देगा और फाइनली ये फोकस पर लगनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर रेटिना पर आ जाएगी, जो कि पहले आगे आती थी। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द डायग्राम टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिक आई। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो लेंस हमने लगाया है इसकी पावर क्या है, पावर बताओ। सवाल में आपको एक चीज दी है, कहता है द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक, यानी कि सवाल में v की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, -1 मीटर। अब मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि -100 सेंटीमीटर। ठीक, सवाल में और कहता है पावर बताओ, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, यानी u आपको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो बाय यूजिंग दैट रिलेशन, 1 डिवाइड बाय -100 -1 डिवाइड बाय -25, that is equal to 1/f. So if we solve that, you can write 1/25 -1/100, that is equal to 1/f, और LCM ले लेंगे यहाँ पर 100, that is 4 - 1, that is equal to 1/f, और it is equal to 3/100. So finally we will have f is equal to 100 divided by 3, that is equal to 33.33 सेंटीमीटर। इस फोकल लेंथ का आपको क्या चाहिए होगा, कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा। और अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर भी निकाल सकते हो, पावर इज नथिंग बट 1/f, बट सेंटीमीटर में है तो 100 डिवाइड बाय f इन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय f। व्हाट इज f, 100 डिवाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, सो दैट इज इक्वल टू +3 डायोप्टर। इतनी पावर का कन्वेक्स लेंस आपको चाहिए होगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट। कहता है जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं होते। देखिए इसका सिंपल सा कारण है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि स्टार्स ट्विंकलिंग कैसे करते हैं। देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं। इस प्रकार कई सारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, और जैसे जैसे इन लेयर्स के नीचे हम जाते जाते हैं, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो इंक्रीज करता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने का मतलब है जैसे स्पेस से हम एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते जाते हैं, इससे हमारा एटमॉस्फेयर नीचे और ज्यादा डेंस होता हुआ चला जाता है। यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। सीधी सी बात है। तो इससे होता क्या है, सपोज करो यहां पर स्टार है। स्टार एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो जब इतनी दूर से लाइट, इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की जो लाइट यहाँ पर आती है, सपोज करो ये पहले सरफेस की तरफ जाती है, पहले लेयर की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर की, तो ये नॉर्मल हो गया। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। अब ये दूसरी लेयर पे जा रही है तो अब ये रेयरर बन गया, ये डेंसर बन गया, और ज्यादा बेंड हो जाएगी, फिर और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार बेंडिंग होती है, और बेंडिंग होने के कारण जो पोजीशन है वो आपको फिर
इस स्टार, अगर ये पॉइंट स्टार आपका यहाँ पर होगा तो वो इस जगह पर दिखाई देगा। इसी चीज को ट्विंकलिंग बोलते हैं। यानी जो इस स्टार की पोजीशन थी वो आपको यहां पर दिखाई देती है। अब ये पार्टिकल चेंज होते रहते हैं, हर जगह आपका रिफ्रैक्शन होता रहता है, बिकॉज पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई लेयर ये लाइन फिक्स कर दी कि भाई यहाँ पर पार्टिकल एक जैसे, हर जगह पर लेयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और हर लेयर पर रिफ्रैक्शन होता है। तो जहां जहां रिफ्रैक्शन अलग अलग होता होगा, आपकी जो ये स्टार की पोजीशन है वो बार बार चेंज होती होगी, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि स्टार जो है टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता। प्लैनेट्स में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ आर वेरी क्लोज टू अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स बहुत दूर है लेकिन प्लैनेट नजदीक है। अब प्लैनेट नजदीक है, इसकी वजह से इनका जो साइज है वो इतना बड़ा दिखाई देता है। अब स्टार था पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा, बिंदु की तरह। अब वो अपनी बार बार पोजीशन चेंज करता था तो आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता था। लेकिन प्लैनेट का साइज बहुत बड़ा है। आप ऐसा समझो, प्लैनेट तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो सपोज करो ये पॉइंट टिमटिमा के यहां दिखाई दे रहा है, फिर ये पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल जो प्लैनेट है वो अपनी जगह पर है। बिकॉज प्लैनेट इज ए, सपोज करो, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्टार्स। आप ऐसा बोल सकते हो कि प्लैनेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट लाइट के सोर्सेस हैं। तो ये आपको उसी जगह पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू अर्थ। तो ये आप इसका रीजन दे सकते हैं। 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in that region। कहता है एक व्हाइट लाइट है जो कि 7 कलर का मिक्सचर है, और वो एक रीजन में आती है जहां पर बहुत छोटे छोटे फाइन डस्ट पार्टिकल्स है। कौन से है? फाइन डस्ट पार्टिकल है। तो बताओ कि उस रीजन का कलर कैसा होगा। तो हमने पढ़ा है कि जहां पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्टिकल का साइज कम है, तो वो कौन से कलर की वेवलेंथ, कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे? सर, वो उस लाइट को स्कैटर करेंगे जिसकी वेवलेंथ कम है। पार्टिकल का साइज कम, बच्चों पार्टिकल का साइज अगर कम है तो इसका मतलब कौन सी लाइट स्कैटर होगी? जिसकी वेवलेंथ भी कम है। और वेवलेंथ किसकी कम होती है? इनमें से ब्लू कलर की होती है। सो ब्लू कलर इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस और रेटिना। यानी जब आंखों के अंदर लाइट जाती है तो इमेज कहां बनती है? सिंपल सी बात है, रेटिना पर बनती है। अगला सवाल, the change in focal length of an eye lens to focus the image of the object at varying distances is done by the action of। यानी जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है, आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है, इसकी इसकी फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? सिंपल सी बात है, ऊपर सिलियरी मसल्स जो है इस लेंस के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो इस लेंस को खींचती भी है या फिर थिक भी करती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बदलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिलियरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कलर ऑफ लाइट विच इज डेविएटेड द लीस्ट बाय द प्रिज्म इन द स्पेक्ट्रम विल बी। तो सबसे कम स्कैटर कौन सी होती है? रेड लाइट होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो सबसे कम डेविएट करेगी या सबसे कम जो है बेंड करेगी। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? रेड ऑप्शन में है तो रेड ही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। कहता है कि एक इंसान है, वो उन ऑब्जेक्ट को ढंग से नहीं देख पाता जो कि 2 मीटर से भी दूर रखे हैं। तो कहता है दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। कहता है इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है और कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, उसकी पावर क्या होगी? इस सवाल का आपको उत्तर देना है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सवाल में कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट 2 मीटर से आगे रखा है।
2 मीटर से आगे सपोज करो इन्फिनिटी पे रखा है और v आपको 2 मीटर दिया है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1/-2 -1/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यानी कि जो फोकल लेंथ आपकी यूज हो जाएगी बच्चों, f जो है, सो 1/f इज इक्वल टू -1/2 दैट इज -0.5, और इसी को पावर बोलते हैं डायोप्टर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -0.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ, देखो सिनेमेटोग्राफी का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। हम क्या करते हैं, बहुत सारी फोटोज ले लेते हैं। मान लो कोई बॉडी कोई इंसान है, इस प्रकार एक इंसान है, और वो ना हाथ हिला रहा है, ऐसे हेलो कर रहा है, पहले एक बार यहाँ करेगा हाथ, फिर यहाँ करेगा। इसकी मैं कई सारी फोटो ले लूं, बहुत सारी फोटो ले लूं, और उन फोटो को एक साथ करके आपको स्पीड में दिखाऊं, तो क्या होगा, तो ये हाथ ऐसे हिलता हुआ आपको नजर आएगा। यानी फोटो की हेल्प से आप वीडियो देख रहे हो, मोशन में आपको ये हाथ हिलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये किसका यूज करते हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि मैं आपको ना वो फोटो दिखाए बार बार, बिल्कुल कंटिन्यूसली लगातार हाई स्पीड में आपको वो फोटो दिखा रहा हूं। परसिस्टेंस मतलब बनाए रखना, विजन, आपका विजन में बनाए रख रहा हूं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट नजर आती है। इसी चीज, यही चीज का इस्तेमाल करते हैं सिनेमेटोग्राफी में। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है। बच्चों ये जो सिंबल होता है, ये वेवलेंथ का सिंबल होता है, ठीक है। आपको बतानी है वेवलेंथ का कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आपको एक बात याद रहोगी, VIBGYOOR, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ यहां पर जाते हुए बढ़ती है। तो आप अगर इसमें से देखोगे तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ तो कम होती है, ज्यादा तो होती ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो येलो की वेवलेंथ है ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन की कम है, ब्लू की कम है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। अगर मैं सी ऑप्शन में देखूं, येलो के बाद ब्लू, येलो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ग्रीन की वेवलेंथ ठीक है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन आई व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर एट, कहां पर होता है, सबसे पहला रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सबसे पहले जब लाइट आंखों में घुसती है तो पहला रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर होता है, सिंपल सी बात। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इनटू एयर। एयर में व्हाइट लाइट जब ट्रेवल करेगी तो रेड लाइट मूव फास्ट, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, येलो लाइट मूव विद द मीन स्पीड। देखो सिंपल सी बात है, कहता है व्हाइट लाइट है और वो एयर में ट्रेवल कर रही है, एयर में कर रही है ना, एयर में तो व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी, कोई भी स्प्लिट अप नहीं होगा। स्प्लिट तो जब होगा जब वो प्रिज्म से पास आउट करेगी, तो एयर में है, तो सिंपल सी बात है ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई स्प्लिट अप नहीं होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में क्या होता है, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मान लीजिए रेन की ड्रॉप है, पहले लाइट आती है, ये इसका नॉर्मल है, तो सबसे पहले इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस प्रकार आती है और फिर यहाँ से फिर निकलती है, ऐसे ही होता है बच्चों। तो इस सरफेस पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी रिफ्लेक्शन तो कभी आ ही नहीं सकता। डिस्पर्जन तो बाद में होता है, बाद में यहां पर आके लाइट स्प्लिट होती है ना कई कलर में, तो डिस्पर्जन पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी और सी में से कोई आंसर है। अब रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गलत बात। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स, ये हमारी आईज है, ठीक है, ऊपर सिलियरी मसल्स कनेक्टेड है। भाई जब सिलियरी मसल्स इसको इस प्रकार दबाएगी तो ये लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है तो इसको खींचेगी ऊपर की तरफ, यानी लेंस आपका पतला हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, लेंस जब फोकल लेंथ आपको इंक्रीज करनी है तो फोकल लेंथ बच्चों इंक्रीज करनी है तो लेंस जो है आपका थिनर होना चाहिए। थिनर होगा तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, दो केस में थिनर है। अब जो कहता है जो आई मसल्स हैं, वो आई मसल्स क्या करेंगी, तो सिंपल सी बात है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है प्रिज्म है, प्रिज्म की डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको दी गई है। आपको ये बताना है कि किस ओरिएंटेशन में टॉप से जो तीसरा कलर होगा, टॉप से तीसरा, वो कौन सा कलर हो, कलर ऑफ द स्काई। और बच्चों स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। यानी आपको इन तीनों में से, इन चारों में से आपको वो ओरिएंटेशन बतानी है जिसमें से जब 7 कलर इस प्रिज्म से स्प्लिट हो तो ऊपर से तीसरा वाला ब्लू कलर होना चाहिए। अब एक बार देखो पहले ऑप्शन में देखते हैं। बच्चों पहला ऑप्शन से जब लाइट निकलेगी, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये ए है, ये आपका बीसी बेस है। तो बच्चों इस प्रकार अगर लाइट आएगी तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। आप सभी को पता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। बेस के साथ जो लगा हुआ कलर होता है वो वोयलेट होता है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, वाई ओ आर, इस प्रकार होता है। तो इसी केस में आप देख सकते हो टॉप से तीसरा कलर ब्लू है। तो यही आपसे पूछा था, यानी कि फर्स्ट आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, ये तो अभी हमने किया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था। ये रहा, -0.5 डायोप्टर इसका उत्तर था, रिपीट हो गया ये। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन पहले ही लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर, एयर की बात हुई है तो यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, ऑल ऑफ द कलर्स विल मूव विद द सेम स्पीड। स्प्लिट तो जब भी होंगी, स्पीड डिफरेंट तभी होगा जब वो प्रिज्म से पास आउट होगी। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट, कैटरैक्ट में क्या होता है, जो आंखों का लेंस है उसके पीछे मिल्की मिल्की कुछ ओपेक जम जाता है जिसकी वजह से धुंधला नजर आता है, तो ओपेक आई लेंस इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।